नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी का पेपर फर्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन शुरू करने जा रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन। किसी वस्तु के उत्पादन या निर्माण से संबंधित लागत ज्ञात करने के लिए जो प्रविधि एवं प्रक्रिया यानी कि जो मेथड और जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसे लागत लेखांकन कहते हैं। आज प्रतिस्पर्धा का दौर है और प्रतिस्पर्धा केवल जो है घरेलू बाजार तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व स्तर की है। आज जो पूरा विश्व है वैश्वीकरण के कारण एक बाजार का रूप धारण कर लिया है पूरे विश्व ने। तो जहां पर जो प्रतिस्पर्धा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यवसायी कम से कम लागत पर अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराना चाहता है, अच्छी किस्म की वस्तुएं जो है बेचना चाहता है। तो इस प्रतिस्पर्धा के दौर में प्रत्येक व्यवसायी द्वारा अपने लागतों का लेखा रखना आवश्यक है, जिससे वो जो है लागत ज्ञात कर सके और उस लागत पर नियंत्रण किया जा सके। तो लागत लेखांकन के क्षेत्र की अगर बात करें कि लागत लेखांकन में क्या क्या किया जाता है, तो लागत लेखांकन का जो स्कोप है, लागत लेखांकन में पहले लागत का निर्धारण किया जाता है। किसी भी वस्तु की पहले कॉस्ट निकाली जाती है, लागत देखी जाती है कि कितनी किसी वस्तु के निर्माण या उत्पादन में लागत का विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। लागत ज्ञात करने के बाद ये देखा जाता है कि लागत के क्या तत्व हैं और कौन से तत्व का कितना प्रतिशत भाग लागत से संबंधित है। और ये भी देखा जाता है कि जो पूर्व निर्धारित लागतें हैं यानी कि उत्पादन से पहले जो लागत का निर्धारण किया था, क्या वास्तविक लागत उसके आसपास है या उससे अधिक है। इस प्रकार से लागत का विश्लेषण किया जाता है और लागत का विश्लेषण करने के बाद जो है लागत का नियंत्रण किया जाता है। हमने बात की थी कि प्रत्येक व्यवसायी कम से कम लागत पर अच्छी किस्म की वस्तुएं बेचना चाहता है, अच्छी किस्म की वस्तुएं जो है ग्राहकों को उपलब्ध कराना चाहता है। तो फिर लागत पर नियंत्रण किया जाता है, लागत को कम से कम करने की कोशिश की जाती है, जिससे इस प्रतिस्पर्धा के दौर में जो है अपने व्यवसाय को जो है सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। लागत लेखांकन का दूसरा उद्देश्य, लागत लेखांकन के द्वारा जो है व्यवसायी लाभों को अधिकतम करना चाहता है। प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है, इसलिए लागत लेखांकन के द्वारा, लागत नियंत्रण के द्वारा जो है व्यवसायी लाभों को अधिकतम करना चाहता है। मान लीजिए कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस है 100 रुपये और उसकी जो कॉस्ट आ रही है उस वस्तु को बनाने की, वो कॉस्ट है 95 रुपीज़। तो जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है वो प्रॉफिट उसके द्वारा 5 रुपया 1 यूनिट के पीछे उसके द्वारा प्रॉफिट कमाया जा रहा है व्यवसायी के द्वारा। अब अगर व्यवसायी अपने लाभों को अधिकतम करना चाहेगा, अगर अपने लाभ को बढ़ाना चाहता है, तो वो विक्रय मूल्य में वृद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि 100 रुपये पर उसकी वस्तु बाजार में बिक रही है। अगर वो 100 रुपये से अधिक विक्रय मूल्य करता है तो हो सकता है कि उसकी जो है उसकी वस्तु की मांग में कमी आ जाए, क्योंकि दूसरे जो व्यवसायी हैं वो 100 रुपये पर या 100 रुपये से कम में जो वो वस्तु उपलब्ध करवा रहे हैं। तो व्यवसायी अगर अपने लाभों को अधिकतम करना चाहता है, अपने लाभों को बढ़ाना चाहता है, तो विक्रय मूल्य में वो वृद्धि नहीं कर सकता। वो यहाँ पर फोकस करेगा, लागत पर फोकस करेगा और इस लागत को कम करने की कोशिश करेगा, लागत को नियंत्रित करेगा और लागत को कम करके, लागत को घटाकर वो अपने लाभों को जो है अधिकतम कर सकता है, लाभों को बढ़ा सकता है। अब हम बात करेंगे लागत के तत्वों की, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। हम बात कर रहे हैं लागत की, किसी वस्तु की लागत की। तो लागत में क्या क्या शामिल है, किसी वस्तु की लागत का निर्माण किस प्रकार होता है, कौन कौन से तत्व वस्तु की लागत में शामिल होते हैं। लागत के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। मुख्य रूप से जो लागत के तत्व हैं उनको 3 जो है
भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामग्री लागत, मटेरियल कॉस्ट। तो किसी वस्तु के लागत में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है मटेरियल। मटेरियल को लागत का प्रथम तत्व माना जाता है। मटेरियल किसी भी वस्तु के उत्पादन या निर्माण में जो पदार्थ काम में लिया जाता है उसे मटेरियल कहते हैं, सामग्री कहते हैं। दूसरा, श्रम लागत, लेबर कॉस्ट। लागत का दूसरा तत्व है श्रम लागत। तो किसी वस्तु के निर्माण के संबंध में जो मजदूरी चुकाई जाती है वो लेबर कॉस्ट कहलाती है। तीसरा, व्यय, एक्सपेंस तत्व है व्यय, एक्सपेंसेज। तो सामग्री और मजदूरी के अलावा जो भी अन्य प्रकार की लागत है, जो अन्य खर्चे हैं, जैसे कि किराया है, मूल्यह्रास है, बिजली का खर्चा है, इंश्योरेंस है, रिपेयर्स का खर्चा है, तो ये जो अन्य खर्चे हैं वो सारे लागत का तीसरा तत्व माने जाते हैं। तो लागत के मुख्य रूप से तीन तत्व हैं। लागत को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, तीन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है सामग्री लागत, फिर है श्रम लागत और तीसरा है व्यय, एक्सपेंसेज। अब जो ये तत्व है इनको जो है आगे दो वर्गों में विभाजित और किया जा सकता है। सामग्री में प्रत्यक्ष सामग्री, डायरेक्ट मटेरियल, और अप्रत्यक्ष सामग्री, इनडायरेक्ट मटेरियल। जो सामग्री किसी वस्तु के निर्माण से जो है प्रत्यक्ष रूप से सीधा संबंध रखती है उसे प्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम किसी फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर में जो लगने वाली लकड़ी है वो प्रत्यक्ष सामग्री कहलाती है। यानी कि प्रत्यक्ष सामग्री जो है वो निर्मित वस्तु का अंग बन जाती है। तो किसी वस्तु के निर्माण में जो सामग्री मुख्य रूप से काम में आती है वो सामग्री प्रत्यक्ष सामग्री, डायरेक्ट मटेरियल कहलाती है। और डायरेक्ट मटेरियल की विशेषता ये है कि जो डायरेक्ट मटेरियल है वो निर्मित वस्तु का अंग बन जाती है। जैसे हम बात कर रहे हैं फर्नीचर की, तो फर्नीचर में जो लकड़ी है वो उसकी जो है प्रत्यक्ष सामग्री कहलाती है, और जो फर्नीचर है वो फर्नीचर लकड़ी का फर्नीचर कहलाता है। तो निर्मित वस्तु का वो अंग बन जाती है वो सामग्री। और अप्रत्यक्ष सामग्री वस्तु निर्माण में सहायता करती है। जो अप्रत्यक्ष सामग्री है वो वस्तु के निर्माण में सहायक होती है। अप्रत्यक्ष सामग्री वस्तु के निर्माण में सहायक होती है। जैसे हमने फर्नीचर का उदाहरण लिया है, तो यहाँ पर फर्नीचर के निर्माण में जो कीलें लगती है या फिर जो फेविकोल काम में आता है वो अप्रत्यक्ष सामग्री, इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाता है, क्योंकि उसकी सहायता से ही फर्नीचर का निर्माण होता है। तो वस्तु के निर्माण में जो सामग्री सहायक सामग्री होती है वो अप्रत्यक्ष सामग्री कहलाती है। जो प्रत्यक्ष सामग्री है वो महंगी होती है, अप्रत्यक्ष सामग्री सस्ती होती है। तीसरा, सामग्री का लेखा किया जा सकता है, यानी सामग्री का लेखा रखा जा सकता है। यानी कि जो उत्पादित इकाई है, जिस वस्तु का निर्माण किया है, उस
वस्तु के निर्माण में कितनी सामग्री काम में आई है, कितने रुपए की सामग्री उस वस्तु के निर्माण में उपयोग हुई है, इसका लेखा रखा जा सकता है प्रत्येक सामग्री के संबंध में। उदाहरण के लिए जैसे हम बात कर रहे हैं फर्नीचर की, तो मान लीजिए कि एक कुर्सी बनाई गई है, तो उस कुर्सी में कितने रुपए की लकड़ी काम में आई है या फिर जो है कितने फुट लकड़ी काम में आई है, उसका लेखा रखा जा सकता है। तो जो प्रत्यक्ष सामग्री है उसका लेखा रखा जा सकता है, और जो अप्रत्यक्ष सामग्री है इसका लेखा रखना व्यवहारिक नहीं है। यानी कि जो अप्रत्यक्ष सामग्री है उसका लेखा रखना, उसकी गणना करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे कि किसी फर्नीचर के निर्माण में कितने रुपए का फेविकॉल काम में आया या कितने रुपए की कीलें काम में आई, ये हम ज्ञात नहीं कर सकते, और इसका लेखा रखना व्यवहारिक भी नहीं। अगर ज्ञात करने जाएं तो काफ़ी समय लग जाता है। तो एक अनुमान के आधार पर जो है अप्रत्यक्ष सामग्री की लागत की गणना कर ली जाती है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष सामग्री में कुछ अंतर है। अंतर के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सामग्री प्रत्यक्ष सामग्री है और ये दूसरी सामग्री अप्रत्यक्ष सामग्री है। श्रम लागत, श्रम को भी आगे दो प्रकार में बांटा जा सकता है, प्रत्यक्ष श्रम डायरेक्ट लेबर, और दूसरा अप्रत्यक्ष श्रम इनडायरेक्ट लेबर। श्रम डायरेक्ट लेबर, जो मजदूर वस्तु के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं उन मजदूरों को चुकाई जाने वाली मजदूरी प्रत्यक्ष श्रम लागत कहलाती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाती है। और अन्य मजदूरों को या अन्य कर्मचारियों को जो मजदूरी चुकाई जाती है, जो वेतन दिया जाता है, वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाता है। हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि मान लीजिए कि ये एक कारखाना है, प्लांट है, और यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट हैं, जैसे HR डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स है, सेल्स डिपार्टमेंट है। तो कारखाने में जो मजदूर वस्तु का निर्माण में लगे हुए हैं, जो मजदूर वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, उन मजदूरों को चुकाई जाने वाली मजदूरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगी, प्रत्यक्ष श्रम लागत कहलाएगी। और जो कर्मचारी या फिर जो मजदूर कारखाने में, जैसे कोई साफ सफाई करने वाला है, कारखाने में कोई मजदूर वस्तु का निर्माण नहीं कर रहा है लेकिन कोई साफ सफाई करने वाला कर्मचारी है, उस मजदूर को चुकाई जाने वाली मजदूरी अप्रत्यक्ष श्रम कहलाएगी, अप्रत्यक्ष श्रम लागत कहलाएगी। लेकिन जो मजदूर, जैसे हम फर्नीचर का उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पर, तो जो मजदूर फर्नीचर के निर्माण में लगा हुआ है, जो फर्नीचर बना रहा है, उस मजदूर को चुकाई जाने वाली मजदूरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाती है, प्रत्यक्ष श्रम कहलाता है। कारखाने में जो सुपरवाइजर है, जो मजदूरों की देखरेख कर रहा है, उस सुपरवाइजर को चुकाया जाने वाला वेतन अप्रत्यक्ष श्रम कहलाएगा। यहाँ पर जो अन्य विभाग हैं, जैसे HR डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स है, इन डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो वस्तु के उत्पादन से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, वस्तु के उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। इसलिए उन कर्मचारियों को चुकाई जाने वाली मजदूरी अप्रत्यक्ष श्रम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगी। इसी प्रकार जो व्यय हैं, इन व्ययों को भी प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेज और अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, दो प्रकार से जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रत्यक्ष व्यय, वस्तु के निर्माण से जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित खर्चे हैं उनको प्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर फर्नीचर का उदाहरण ले रहे हैं, तो जो फर्नीचर है उसकी डिजाइन के संबंध में जो खर्चा किया गया है वो उस जो है फर्नीचर से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित खर्चा है। या फिर जब मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है और उस बिल्डिंग के लिए जो नक्शा तैयार करवाया जा रहा है वो उस बिल्डिंग से
जो है प्रत्यक्ष रूप से संबंधित खर्चा है, इसलिए वो प्रत्यक्ष व्यय कहलाएगा। या मान लीजिए कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए कोई विशेष रूप से कोई मशीन किराए पे ली गई या क्रय की गई, तो उसके संबंध में जो खर्चा किया गया है वो प्रत्यक्ष व्यय कहलाता है। यानी कि प्रत्यक्ष व्यय वस्तु से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित खर्चा होता है, वस्तु के उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से वो संबंधित खर्चा प्रत्यक्ष व्यय कहलाता है। और अप्रत्यक्ष व्यय जो वस्तु के उत्पादन से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, जैसे कारखाने का किराया है, कारखाने की बिल्डिंग है उसका जो डेप्रिसिएशन है, यहाँ पर जो इन विभागों में जो बिजली का खर्चा है, यहाँ पर जो इंश्योरेंस करवाई जा रही है, जो डेप्रिसिएशन है, जो रिपेयरिंग के जो खर्चे हैं, ये सारे खर्चे वस्तु के उत्पादन से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, इसलिए इनको अप्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय वस्तु के उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से सीधे डायरेक्ट रूप से संबंधित होते हैं, इसलिए उनको प्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। और जो खर्चे या फिर जो सामग्री या फिर जो श्रम वस्तु के उत्पादन से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, उनको अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। तो यहां पर जो अप्रत्यक्ष सामग्री है, जो अप्रत्यक्ष श्रम है और जो अप्रत्यक्ष व्यय है, उनको हम ऊपरी व्यय, ओवर हेड्स कहते हैं। जो प्रत्यक्ष खर्चे हैं, प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय, इनको हम जो है मूल लागत, प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो जो भी प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय हैं, उनको मिलाकर जो लागत ज्ञात करते हैं उसको हम प्राइम कॉस्ट या मूल लागत कहते हैं। और जो भी अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, चाहे अप्रत्यक्ष सामग्री हो, अप्रत्यक्ष श्रम हो या अप्रत्यक्ष व्यय हो, इन सबको मिलाकर ऊपरी व्यय कहा जाता है। तो अप्रत्यक्ष खर्चों को ऊपरी व्यय कहा जाता है। और ऊपरी व्यय के संबंध में, ओवरहेड्स के संबंध में बात हम आगे की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि जो भी आज हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।